CH1 धोखा। सुमेरु आइलैंड के पास अरब सागर में खड़ी एक आलीशान यॉट लहरों के साथ हिचकोले खा रही थी। यॉट के डेक पर गुलाब के पंखुड़ियों की एक चादर बिछी थी। पिंक कलर के गाउन पर महंगा डायमंड सेट पहने एक खूबसूरत लड़की यॉट को फूलों से सजा रही थी। वह लड़की माथुर फैमिली की बड़ी बेटी गुनगुन थी। माथुर फैमिली शहर के टॉप अमीर परिवारों में से एक है। उनका बिजनेस विदेशों तक फैला हुआ है। आज गुनगुन की शादी की पहली सालगिरह थी। इस दिन को रोमांटिक और यादगार बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब गुनगुन को बस अपने हस्बैंड, जिसका नाम साहबजादा है, उसका इंतजार था, जो किसी भी पल यहां पहुंचने वाला था। वह बेचैनी में बार बार अपना फोन देख रही थी। टाइम पास करने के लिए गुनगुन ने अपने वाइन ग्लास को रिफिल कर यॉट के किनारे जाकर बैठ गई। वह कभी डेक पर की गई सजावटों को देखती, तो कभी दूर समंदर की ओर देखती, जिधर से उसका साहबजादा आने वाला था। बीच बीच में गुनगुन अपने फोन का कैमरा ऑन कर अपना मेकअप भी चेक कर लेती। तभी दूर से एक मोटरबोट को आते देख गुनगुन की धड़कनें बढ़ गई। खड़ी होकर उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने साहबजादा की वेलकम करने के लिए तैयार हो गई। मोटरबोट जैसे जैसे करीब आ रहा था, गुनगुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये क्या, मोटरबोट पर साहबजादा नहीं कोई और है। गुनगुन ने उसे पहचान लिया। वह उसकी छोटी बहन मुनमुन थी। गुनगुन का मूड खराब हो गया। ये यहाँ क्यों आई है? ऐसे तो बुलाने पर भी किसी पार्टी में नहीं आती है, और यहाँ साहबजादा की प्राइवेट शाम खराब करने टपक पड़ी। क्वोट। गुनगुन मन ही मन सोचने लगी। मोटरबोट यॉट के किनारे आकर रुक गई। व्हाइट मिनी ड्रेस और ब्लैक गॉगल में मुनमुन कयामत ढा रही थी। वैसे गुनगुन भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अपने एटीट्यूड, अपने स्टाइल की वजह से मुनमुन गुनगुन से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। हालांकि मुनमुन का ऐसे यहाँ आकर रंग में भंग डालना गुनगुन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने इमोशंस को दबाकर उसने मुनमुन को हाथ का सहारा देकर यॉट पर खींच लिया। यॉट पर फूलों की सजावट को देखकर मुनमुन के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उधर गुनगुन शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। गुनगुन को गहरी नजर से ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मुनमुन उसे कम्प्लीमेंट देते हुए बोली, अच्छी लग रही हो। गुनगुन ने उसके तारीफ में छुपे तंज को महसूस कर लिया, लेकिन फिर भी उसने मुनमुन को थैंक्स कहा। गुनगुन को उपहास भरी नजरों से देखते हुए मुनमुन बोली, सॉरी यार, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। जिसके लिए तुम बीच समंदर में फूलों की सेज सजाकर सज-धज कर बैठी हो, वो यहाँ नहीं आने वाला। गुनगुन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता? साफ साफ बताओ, वो ठीक तो है। अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए मुनमुन बोली, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्हें अब यहाँ पर आने के लिए कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है। उन्हें रीजन की क्या जरूरत है? मैं उनकी वाइफ हूँ, और ये हमारी पहली एनिवर्सरी है, फिर वो क्यों नहीं आएगा? बेचैन होते हुए गुनगुन ने पूछा। अरे बताती हूँ, इतनी जल्दी क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कई सरप्राइजेस हैं, सब बताती हूँ। पहले गेस्ट को कुछ खिलाओ पिलाओ, बिन बुलाए तुम्हारी पार्टी में आ गई तो क्या वाइन भी ऑफर नहीं करोगी? मुनमुन ने ताना मारते हुए कहा। गुनगुन ने ग्लास में वाइन निकालकर मुनमुन की तरफ बढ़ा दिया। मुनमुन आराम आराम से वाइन का सिप ले रही थी और उधर गुनगुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने फोन से साहबजादा को फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं मिला। जब गुनगुन को और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बेचैन होकर पूछा, प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है? गुनगुन की बेचैनी देखकर मुनमुन के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे गुनगुन की बेताबी देखकर उसे मजा आ रहा था। गुनगुन को कुछ देर और यूं ही तड़पाने के बाद मुनमुन ने अपने पर्स से एक एनवेल्प निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुनगुन ने जब एनवेल्प खोला तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुस्से और घबराहट से उसका चेहरा लाल हो गया। एनवेल्प में उसके हस्बैंड साहबजादा का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर था। गुस्से में पेपर को मुनमुन की तरफ फेंकते हुए गुनगुन बोली, ये क्या बेहुदा मजाक है, और आज मेरे शादी की सालगिरह के दिन ऐसा मजाक? देखो, मुझे ऐसा प्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं। साहबजादा भी यही कहीं छुपा है ना? प्लीज बुलाओ उसे, साहबजादा साहबजादा। गुनगुन अपने हस्बैंड को आवाज देते हुए यॉट के चारों तरफ देखने लगी।
वहाँ कोई नहीं था। बदहवास गुनगुन ने साहबजादा को कई बार कॉल किया, लेकिन साहबजादा ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। वह वापस मुनमुन के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज अब ये मजाक बंद करो, साहबजादा कहाँ है, प्लीज बुलाओ उसे। मुनमुन अपना लहजा कड़ा करते हुए बोली, होश में आओ गुनगुन, ये मजाक नहीं हकीकत है और तुम इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। साहबजादा यहाँ नहीं आने वाला, वह अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। गुनगुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन क्यों, क्यों नहीं रहना चाहता वह मेरे साथ? सुबह तक था हमने साथ खाना खाया था और अब ऐसा क्या हो गया? गुनगुन की आवाज कांप रही थी। उसने मुनमुन के जवाब का इंतजार किए बिना साहबजादा को फिर से फोन लगाया। इस बार भी साहबजादा ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। गुनगुन साहबजादा को अर्जेंट कॉल करने का मैसेज करने लगी। बेचैनी और घबराहट की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। इसके पहले कि गुनगुन मैसेज सेंड कर पाती, मुनमुन उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, अरे बच्ची हो क्या? समझने की कोशिश करो, वह तुमसे बात नहीं करना चाहता है। गुनगुन बिफरते हुए पूछती है, मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि साहबजादा की लाइफ में कोई और आ गया है, उसके साथ वह बहुत खुश है और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुनकर गुनगुन के शरीर में लाखों वोल्ट के करंट का झटका लगा। पिछले कुछ महीनों से साहबजादा उसके साथ रूखा रूखा सा बिहेव कर रहा था। गुनगुन ने उसके बिहेवियर को काम का प्रेशर समझकर इग्नोर कर दिया था। तो क्या साहबजादा सचमुच उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहता है? ये सोचकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सोचने समझने की शक्ति ने जवाब दे दिया। जैसे तैसे अपनी बची हुई शक्ति समेटकर वह मुनमुन से बोली, वह खुद मुझसे बात क्यों नहीं करता? उसने तुम्हें क्यों भेजा यहाँ? और तुम ये सब कैसे जानती हो? गुनगुन के सवालों को सुनकर मुनमुन के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान फिर से आ गई। गुनगुन के हालात की कोई परवाह किए बिना सख्त लहजे में मुनमुन बोली, वह खुद नहीं आया क्योंकि उसे तुम्हारा नेचर पता है। उसे पता था कि तुम ये रोना धोना, ड्रामेबाजी जरूर करोगी। और वह तुम्हारे इस ड्रामे को और नहीं झेल सकता। मैं ये सब जानती हूँ क्योंकि साहबजादा अपनी बाकी की जिंदगी जिसके साथ गुजारना चाहता है वह लड़की मैं हूँ, वह तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। मुनमुन की इस बात से गुनगुन सन रह गई। नीचे पड़ी गुलाब की कोमल पंखुड़ियां उसके पैरों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सगी बहन उसके साथ ऐसा धोखा करेगी। मुनमुन बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। जो चीज एक बार उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती और बड़ी बहन होने के नाते गुनगुन ने हमेशा से सैक्रिफाइस किया था। उसे क्या पता था कि बचपन में उसके खिलौने छीनने वाली उसकी बहन एक दिन उसका हस्बैंड छीन लेगी। लेकिन इस बार गुनगुन इतनी आसानी से उसे अपना संसार उजाड़ने नहीं देगी। वह गुस्से और घृणा से मुनमुन की तरफ देखते हुए बोली, शर्म लिहाज तो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो कि अपनी बहन के पति पर डोरे डालने लगी। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की की बातों में आकर मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूं। अब भड़कने की बारी मुनमुन की थी। वह गुनगुन को आंखें दिखाते हुए बोली, ओए हेलो, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे पति पर डोरे डालने नहीं गई, वह खुद मेरे पीछे आया और घटिया मैं नहीं तुम हो, जो अपने पति को 1 साल भी संभाल कर नहीं रख पाई। खैर मैं यहाँ तुमसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने नहीं आई हूँ। साहबजादा अब मुझसे प्यार करता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये पेपर्स साइन कर दो और हमारे रास्ते से हट जाओ। अंदर से टूट चुकी गुनगुन हिम्मत जुटाकर बोली, साहिबजादा कोई खिलौना नहीं जो तुम्हें पसंद आ गया तो तुम्हें दे दूं। वह मेरा पति है। हमने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाई है। वह मेरा है और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। गुनगुन की बातें सुनकर मुनमुन के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान तैरने लगी और उसने कहा, बहुत भोली हो तुम। मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा ऐसे नहीं हटेगा। मुनमुन ने अपना फोन निकालकर अपने और साहबजादा के कुछ निजी फोटो गुनगुन को दिखाए। गुनगुन जितने फोटो देख रही थी, उतने कांटे उसके दिल में चुभ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। उसकी दयनीय हालत को भांपकर मुनमुन आखिरी वार करते हुए बोली,
और साहबजादा अगर तुमसे प्यार करता ना तो उसका बच्चा तुम्हारी पेट में होता, मेरे नहीं। क्वोट। मुनमुन के इस वार के आगे गुनगुन की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। गुनगुन ने जब मुनमुन के पेट की तरफ देखा, तभी मुनमुन ने अपने पेट पर हाथ रखा और सर हिलाते हुए बोली, यस माय डियर सिस्टर, आई एम प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड फ्रॉम योर हस्बैंड। ये सुनकर गुनगुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। गुनगुन के दिल में मुनमुन के लिए भले ही नफरत की आग जल रही थी, लेकिन उसकी बात में दम तो जरूर था। गुनगुन के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, साहबजादा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसमें ऐसी क्या कमी थी? इसका जवाब तो बस साहबजादा ही दे सकता था। मुनमुन अपना तेवर नर्म करते हुए समझाने के अंदाज में गुनगुन से बोली, देखो इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि लोगों की पसंद नापसंद बदलती रहती है। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, फिर चाहे वह शादीशुदा हो या अनमैरिड। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है किसी के साथ। अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम जबरदस्ती उसके दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा सकती। इस बात को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। दुनिया में लड़कों की कोई कमी नहीं है, ये नहीं कोई और सही। क्वोट। मुनमुन का लेक्चर सुनकर गुनगुन का मन कर रहा था कि उसे पानी में धक्का दे दे, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और वहां से निकल गई। जहां तक रही पेपर साइन करने की बात, तो वह तो साहबजादा से मिलने के बाद ही फैसला करेगी। गुनगुन के घर पहुंचते रात हो गई थी। साहबजादा घर पर नहीं आया था। वह अब भी गुनगुन के कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। गुनगुन ने पूरी रात बेचैनी में करवट बदलते हुए गुजार दी। अगले दिन गुनगुन साहबजादा के ऑफिस पहुंच गई। वो ऑफिस में भी नहीं था। गुनगुन ने साहबजादा की सेक्रेटरी और ऑफिस के स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन कोई भी साहबजादा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। गुनगुन साहबजादा के बिहेवियर से हैरान थी। उसने उससे कोई बात नहीं की और गायब हो गया। उसका सामना करने की जरूरत भी नहीं समझी। निराश होकर गुनगुन ऑफिस से निकल रही थी कि नीचे डिवोर्स पेपर लिए मुनमुन फिर से उसके गले पड़ गई। मुनमुन उस पर भड़कते हुए बोली, हो गई तसल्ली। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है? अब कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप पेपर साइन करो और यह मैटर यहीं खत्म करो। गुनगुन अंदर से बहुत दुखी थी और परेशान भी। उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था, लेकिन इस समय मुनमुन को ऐसे डेस्परेट होता देख गुनगुन मुस्कुराते हुए बोली, इतनी आसानी से मैं उसे आजाद नहीं करने वाली। तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद की, अब मैं तुम दोनों की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिला दूंगी। तुम लोगों को कोर्ट में घसीटकर दुनिया के सामने तुम्हारी काली करतूतें सामने लाऊंगी। क्वोट। गुनगुन की इस धमकी का मुनमुन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पेपर तो तुम्हें साइन करने ही पड़ेंगे। एनीवे, आज मॉम के बर्थडे पार्टी में आ रही हो ना? तुम्हारे लिए एक और जबरदस्त सरप्राइज है। तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मुनमुन खतरनाक हंसी हंसती है और वहां से निकल जाती है। गुनगुन शॉक्ड होकर मुनमुन को वहां से जाता हुआ देखा ये सोच में डूब जाती हैं कि अब इससे खराब चीज उसकी जिंदगी में और क्या हो सकता है। अब कौन सा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला था। CH2 परिवार से बेदखल। बीती शाम जो गुनगुन के साथ हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कल से उसकी रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थी और उनके आंसू सूख कर चिपक चुके थे। वो कल से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही उसने किसी और से बात की थी। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अपनी और साहबजादा की पहली मुलाकात याद आई। गुनगुन गुड़गांव के हुड्डा कॉन्क्लेव में इवेंट मैनेज कर रही थी और हजारों की भीड़ ने एक आवाज में चिल्लाना शुरू किया। साहबजादा सफेद सूट में अपनी दर्जनों की सिक्योरिटी के साथ आता है और स्टेज पर बैठकर बात शुरू कर देता है। जब इवेंट खत्म होती है तब गुनगुन साहबजादा से मिलकर कहती है, सर आपको मैं हमारी ऑन स्टेज टीम से मिलवाना चाहूंगी। साहबजादा एक नजर गुनगुन को ऊपर से नीचे तक देखते रहता है और अगले ही पल पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम मिस? गुनगुन माथुर। गुनगुन हिचकिचाहट के साथ जवाब देती है, ठीक है गुनगुन, मैं तुम्हारी बैक स्टेज टीम से मिलना चाहूंगा। ऑन स्टेज को तो सब देख ही रहे हैं, बैक स्टेज वालों को कोई नहीं भाव देता है। एक हंसी के साथ साहबजादा ने कहा और वो चलने के लिए आगे बढ़े। तभी गुनगुन अपने ख्याल से बाहर आई कि कैसे कोई इतना रईस और फेमस होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है।
उस वक्त गुनगुन उसकी सादगी पर फिदा हो गई थी। उसके बाद साहबजादा ने जाने से पहले गुनगुन से अकेले में मिलने की ख्वाहिश रखी थी, जिसे वो मना नहीं कर पाई थी। यहाँ से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती उसका फोन बजा। उस पर लिखा था, प्रगति। क्वोट। गुनगुन की सबसे करीबी दोस्त, जो उसे अब 50वीं बार फोन लगा रही थी। गुनगुन ने फोन उठाया और सामने से आवाज आई, हेलो, कहाँ है तू? कितनी बार कॉल करा तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गुनगुन ने एक सेकंड कुछ सोचा और कहा, फोन में इशू है, किसी की भी कॉल अटेंड नहीं हो रही है। हाँ तो उसे ठीक करवा ले और सुन, मैं आज तेरी मॉम की बर्थडे पार्टी में ना थोड़ा लेट आऊंगी। प्रगति ने कहा। हाँ ठीक है, वैसे मुझे माँ के लिए कोई गिफ्ट सजेस्ट करोगी तुम? मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तुम अपनी माँ को क्या गिफ्ट कर सकती हो? उनके पास सब कुछ है। अगर कुछ देना ही है तो तुम उन्हें योगा क्लासेस की मेंबरशिप दे दो। इस एज में उनकी हेल्थ के लिए सही रहेगा। गुनगुन कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है मैं देखती हूँ। चल रात को पार्टी में मिलते हैं। गुनगुन ने फोन रख दिया। उसने कल से कुछ खाया नहीं था। उसका मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन भूख तो भूख होती है। उसे थोड़े पता होता है कि आप किस हालत से गुजर रहे हो। वैसे भी खाना छोड़ देने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाता। यही सब सोचते सोचते गुनगुन किचन में गई। मेड खाना बनाकर चली गई थी। उसने प्लेट में थोड़ा खाना निकाला और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। खाते खाते फिर से उन्हीं ख्यालों में खो गई। उसका खाना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। गुनगुन को लगा कि शायद साहबजादा आया है, इसलिए उसने भागते हुए जाकर दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजे पर साहबजादा नहीं, उसकी सेक्रेटरी और मैनेजर खड़े थे। सेक्रेटरी गुनगुन को एक पेपर देते हुए बोली, आई एम सॉरी मैडम, ये कोर्ट नोटिस है। बॉस ने आपको 2 दिनों के अंदर यह घर खाली करने को कहा है। अगर आपने 2 दिनों में घर खाली नहीं किया तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। गुनगुन की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, ठीक है लेकिन पहले मुझे अपने बॉस से बात कराओ। कहाँ है वो और मुझसे खुद बात क्यों नहीं करता? सॉरी मैडम बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि वह कहाँ है। उनका फोन नॉट रीचेबल है। मॉर्निंग में मुझे उनका मेल आया था कि आपको नोटिस दे दूं। सो मैं उनका ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुनगुन गुस्से में बोली, जाकर बता दो उसे। जब तक वह खुद मुझसे बात नहीं करेगा मैं ये घर खाली नहीं करने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे यहाँ से। कहते हुए गुनगुन ने उस नोटिस को फाड़कर उनके ऊपर फेंक दिया। गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद करके गुनगुन सोफे पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। पिछले 2 दिनों में उसके साथ जो कुछ हुआ था, ये सोचकर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। 2 दिनों में उसकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी थी कि वह आसमान से सीधा जमीन पर आ गई थी। रोते रोते उसकी आंख लग गई। रोते हुए उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब शाम के 7 ओ क्लॉक बज चुके थे। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर वह तैयार होने लगी। उसका बिल्कुल मन नहीं था कुछ अच्छा पहनने का या पार्टी में जाने का, लेकिन मॉम की खुशी के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया। वह मॉम के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई थी, लेकिन उसे भरोसा था उसकी हालत देखकर मॉम समझ जाएगी। भारी मन से गुनगुन होटल के लिए निकली, जहां उसकी मॉम की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। गुनगुन की यही खासियत थी, वो अपनी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलों से गुजर रही हो पर कभी भी अपने परिवार और करीबियों को तकलीफ नहीं देती, चाहे खुद कितना भी सहन कर लेती। होटल वाव, शहर का 5 स्टार होटल था। गुनगुन ने जब बैंक्वेट हॉल को देखा तो वो फूलों से सजा हुआ था। एक विदेशी ऑर्केस्ट्रा लाइव मेलोडी प्ले कर रहा था। पार्टी में शहर के तमाम अमीर लोग शामिल थे, जिनके स्टेटस का अंदाजा उनकी बीवियों के महंगे ज्वेलरी को देखकर आसानी से लगाया जा सकता था। कोट और टाई पहने वेटर घूम घूम कर सबको कॉकटेल सर्व कर रहे थे। गुनगुन ऐसी पार्टियों की आदी थी, लेकिन आज यहाँ उसका दम घुट रहा था। गुनगुन ने नजरें घुमाकर देखा, उसे मुनमुन कहीं नजर नहीं आई। इसका मतलब था कि मुनमुन अभी नहीं आई थी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गुनगुन अपने मॉम डैड के पास गई, जो पार्टी में आए लोगों का वेलकम कर रहे थे। गुनगुन की मॉम ने एक महंगी ड्रेस पहन रखी थी। उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह 2 लड़कियों की मां है। गुनगुन ने मां के गले लगकर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया।
मॉम के गले लगते ही गुनगुन की आंखें भर आई। वह कुछ देर ऐसे ही रहना चाहती थी, लेकिन एक गेस्ट मॉम को विश करने आ गया। मॉम गुनगुन को हटाकर उस गेस्ट से बातें करने लगी। गुनगुन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर भी उसकी मॉम को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वह किस तूफान से गुजर रही है। माँ तो बिना कुछ कहे अपने बच्चों के दर्द को महसूस कर लेती है ना। तो फिर उसकी माँ को पता नहीं चला। शायद लोगों की वजह से माँ ने उससे कुछ कहा नहीं। ये सारी बातें गुनगुन के दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब उससे और सहन नहीं हुआ तो कुछ देर में गुनगुन अपने मॉम डैड से बोली, मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्वोट, अभी देख रही हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जो भी बात करनी है पार्टी खत्म होने के बाद करना। प्लीज मॉम, आपको पता नहीं मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है मॉम। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। अगर आप भी मेरी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। गुनगुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसुओं को देखकर उसकी मॉम हैरान हो गई और सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बोली, ठीक है, अब इस पार्टी में सीन क्रिएट मत करो। जो भी कहना है जल्दी से कहो। गुनगुन के पीछे पीछे मॉम डैड हॉल से अटैच्ड कमरे में चले गए। गुनगुन ने अपने पेरेंट्स को कल से अब तक की पूरी घटना ब्रीफ में बताई। जो रिएक्शन गुनगुन एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिला। उसके होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि मॉम डैड को ये बात पहले से पता थी। गुनगुन बिफरते हुए बोली, आप लोगों को सब पता था, फिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा होने कैसे दिया? बताइए मॉम, हम लोग क्या कर सकते थे? दिल पर किसी का जोर थोड़े ही चलता है। मुनमुन तुमसे खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। अब साहबजादा मुनमुन को लाइक करने लगा, इसमें मुनमुन की क्या गलती? और साहबजादा की भी क्या गलती है? वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। वैसे गलती तुम्हारी है, तुम अपने हस्बैंड को कंट्रोल में नहीं रख पाई। वो अब तुम्हारे साथ नहीं, मुनमुन के साथ रहना चाहता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए भूल जाओ उसे और मूव ऑन करो। इसी में माथुर फैमिली की भलाई है। क्वोट, गुनगुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसी बातें कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? क्या वो इस दुनिया में अकेली थी? क्या उसके साथ कोई नहीं था? क्या उसे समझने वाला कोई नहीं था? उसने बेबस नजरों से डैड की तरफ देखा। उसके डैड ने उसे समझाते हुए कहा, देखो गुनगुन, तुम जानती हो कि मुनमुन कितनी जिद्दी है और साहबजादा भी एडल्ट है, कोई बच्चा नहीं कि हम उसे फोर्सफुली तुम्हारे साथ रहने को कहें। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से यू नो शी इज प्रेग्नेंट, सो हम सब की खुशियों के लिए तुम्हें ये सैक्रिफाइस करना होगा। तुम समझदार हो। वी होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। गुनगुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। वह रुंधे गले से बोली, हाँ मैं समझदार हूँ, इसलिए बचपन से लेकर आज तक मुझे ही सैक्रिफाइस करना पड़ा है। लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। मेरी लाइफ बर्बाद करने वालों की लाइफ को मैं हेल बना दूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगी। मॉम जोर से चिल्लाते हुए बोली, गुनगुन अपनी लिमिट में रहो। तुमने अगर हमारी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश की तो हम तुम्हें अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी से एक्सपेल्ड कर देंगे। साहबजादा ने तो तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया है, फिर सड़कों पर भीख मांगती फिरोगी। गुनगुन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। तकदीर उसे एक के ऊपर एक जख्म दिए जा रही थी। उसके पेरेंट्स भी उसका साथ देने की जगह उसे घर से निकाल देने की बात कर रहे थे। वह खुद को संभालते हुए बोली, आप लोगों ने हमेशा उसकी साइड ही ली है। गलती उसकी रहती थी, डांट मैंने खाई है। कभी कभी तो लगता है कि मुनमुन आपकी सगी बेटी है और मुझे आप लोग रोड से उठाकर लाए हैं। मॉम तपाक से बोली, ऐसा ही समझो। इसके पहले कि मॉम आगे कुछ बोल पाती, मुनमुन कमरे में आकर उनकी बात काटते हुए बोली, अरे मॉम डैड, बाहर सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप इस मनहूस के चक्कर में अपनी शाम खराब कर रहे हो। आप लोग जाकर पार्टी एंजॉय करो। डोंट वरी, इसे मैं हैंडल कर लूंगी। मॉम डैड के कमरे के बाहर जाने के बाद मुनमुन नफरत भरी नजर से गुनगुन को देखते हुए बोलती है, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, पेपर साइन कर दो और हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगी। मुनमुन को घृणा से देखते हुए गुनगुन ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं साइन नहीं करूंगी।
मुनमुन ने गुनगुन की तरफ देखा और फिर एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा, ओके देन, तुम भी देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। ये बोलकर मुनमुन गुस्से में कमरे के बाहर चली जाती है। गुनगुन को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह अपना सर पकड़ बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद बाहर से मुनमुन के माइक पर कुछ अनाउंस करने की आवाज सुनकर गुनगुन भी हॉल में आ गई। मुनमुन माइक पकड़े स्टेज पर खड़ी थी। हेलो अटेंशन प्लीज, माथुर फैमिली अपने सभी गेस्ट का दिल से वेलकम करती है। आज आप सबके सामने माथुर फैमिली की तरफ से मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। आज इस खुशी के मौके पर आप सबको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि गुनगुन माथुर मेरी सगी बहन नहीं है। गुनगुन ये सुन चौंक जाती है। एक सेकंड के लिए तो उसे ये लगा कि ये सब कुछ बस एक सपना है। लेकिन तभी मुनमुन आगे बोली, मेरे पेरेंट्स ने उसे सड़क से उठाकर अपनी बेटी बनाया। उसे वर्ल्ड की सारी खुशियां दी। पढ़ा लिखा कर उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। लेकिन वही लड़की आज हमारे फैमिली इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। मेरे पेरेंट्स के बहुत समझाने के बाद भी वह माथुर फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके अंदर हम जैसे शरीफों का खून नहीं है। इसलिए हमारे पेरेंट्स ने ये डिसाइड लिया है कि आज के बाद से गुनगुन का माथुर फैमिली या हमारी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सबकी नजरें गुनगुन पर आकर टिक गई, जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुनगुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उसकी फ्रेंड प्रगति जो अभी अभी पार्टी में आई थी, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। स्टेज पर खड़ी मुनमुन गुनगुन को देखते हुए बोली, अब क्योंकि गुनगुन हमारी फैमिली मेंबर नहीं है तो उसका इस पार्टी में रहने का कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह यहाँ से तुरंत चली जाए वरना हमें सिक्योरिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वोट। ये सब सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया। सबकी नजरें गुनगुन पर टिकी थी और उसे कुछ होश नहीं था। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। गुनगुन का हाथ पकड़े प्रगति उसे धीरे धीरे लेकर हॉल से बाहर निकल गई। सब लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मुनमुन गुनगुन को इस हालत में देखकर बहुत खुश हुई। CH3 बैरिस्टर गुनगुन। आज उन सब बातों को पूरे 5 साल हो गए थे। गुड़गांव से मुंबई की फ्लाइट में गुनगुन चुप बैठे एक टक खिड़की से बाहर उग रहे सूरज को देख रही थी। आसमान में पीली और लाल ठंडी लालिमा फैलाए हुए था। पूरे 5 साल बाद वो मुंबई जा रही थी। उन बीते 5 सालों ने उसे एक अलग इंसान बना दिया था। जब उस रात जो यॉट पर हुआ उसके जख्मों ने गुनगुन की जिंदगी पलट कर रख दी थी। उस रात उसके पेरेंट्स की पार्टी से प्रगति उसे अपने साथ ले गई थी। गुनगुन फिर पलटकर कभी अपने परिवार वालों से मिलने नहीं गई और ना ही उसने उनकी शक्ल देखी। उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाई और लॉ में डिग्री हासिल करके एक बड़ी लॉयर बन गई। गुनगुन का ये कहना था कि कुछ बच्चे बचपन में अनाथ होते हैं, लेकिन वो जवानी में जाकर हुई। लेकिन जितना वक्त उसे उसके परिवार ने दिया उसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार हमेशा रहेगी। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, प्लेन कुछ देर में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। पायलट आप सभी का मुंबई में स्वागत करते हैं। ये अनाउंसमेंट से गुनगुन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हुआ और गुनगुन अपना ढेर सारा लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आया और एक यंग लड़की ने बड़े ही पोलाइट लहजे में कहा, हेलो, आई एम एन इंटर्न फ्रॉम एक्स लॉ फर्म, मुझे आपको पिक करने आना था, बट आई एम स्टक इन मुंबई ट्रैफिक। आपको ग्राउंड स्टाफ से कोई लेने आएगा, वो आपको वेटिंग एरिया में ले जाएंगे। एंड आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। दैट्स ओके, व्हाट्स योर नेम? गुनगुन ने बड़ी शांत आवाज में पूछा। जी आई एम मधुरी। ओके मधुरी, आई विल वेट फॉर यू। गुनगुन ने शांति से जवाब दिया और फोन काट दिया। इससे पहले कि वो किसी को ढूंढे या कुछ करे, एक ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉय उसके पास आई। हेलो मिस गुनगुन, माई नेम इज एना, मैं आपको वेटिंग एरिया तक ले जाने आई हूँ। गुनगुन मुस्कुराकर उसका अभिवादन करती है। इसके बाद एना उसका सामान लेकर उसे वेटिंग एरिया तक ले जाने के लिए एयरपोर्ट के व्हीकल में बैठा देती है। गुनगुन को VVIP वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है। वहाँ कई सारे सोफे लगे हैं और आसपास कई सारे वेटर्स घूम रहे हैं जो किसी को वाइन दे रहे थे तो किसी को शैंपेन। उन्हीं में से एक वेटर्स ने गुनगुन से पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव आवर्स? ब्लैक कॉफी विदाउट सुगर, गुनगुन ने सोचते हुए कहा।
इतना सुनकर वो वेटर्स चली गई और इससे पहले कि वो लौटती, गुनगुन ने आंखों पर अपना स्कार्फ डाला और उसे भी याद नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब गुनगुन कुछ देर बाद उठी तब उसने देखा उसकी बगल में ब्लैक कॉफी का मग रखा हुआ था और उसे कहीं से शराब की बदबू आ रही थी। जब उसकी नजर अपने पास बैठे इंसान पर पड़ी, तो उसकी आंखें ठहर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बगल में कौन बैठा था। ये कैसा किस्मत था। गुनगुन की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। गहरी नींद में वहां साहबजादा सो रहा था और उसी से शराब की बदबू आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसके ख्यालों को चीरती वेट्रेस की आवाज आई, मेम, मैंने अपनी कॉफी रख दी थी, क्या आप इसे गर्म कराना चाहेंगी? वेटर्स को देखकर गुनगुन अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने कहा, नो थैंक्स, क्या आप मुझे डिपार्चर गेट तक छोड़ सकती है? यस मैम, प्लीज कम विद मी। इससे पहले कि गुनगुन वहां से जाती उसने ग्राउंड स्टाफ से साहबजादा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये यहाँ कैसे? मैम, ये साहबजादा सर है, इनके प्राइवेट जेट में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए इन्हें यहाँ वेट करना पड़ रहा है। गुनगुन ने साहबजादा को एक नजर देखा और डिपार्चर की तरफ जाने लगी। उसके कदम भारी हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले हुई सारी बातें एक फिल्म की तरह चल रही थी। उसके मुंह पर स्कार्फ होने से शायद उसे साहबजादा ने नहीं पहचाना होगा, पर उसके साथ इतना बड़ा इत्तेफाक ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने बड़े मुंबई शहर में सबसे पहले जिसे से टकराई वो साहबजादा था। तभी गुनगुन का फोन बजा, उसे इंटर्न लेने आ गई थी। बाहर निकलकर गुनगुन की नजर माधुरी पर पड़ गई जो गुनगुन के नाम का प्ले कार्ड लिए खड़ी थी जिस पर लिखा था, वेलकम टू मुंबई। गुनगुन उसके पास गई। माधुरी ने उसे एक गुलदस्ता दिया और एक कार्ड, जिस पर लिखा था, एक्स लॉ फर्म वेलकम इज इंडियाज बिगेस्ट बैरिस्टर मिस गुनगुन। हमें खुशी और गर्व है कि आप हमारे साथ जुड़ी है। गुनगुन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसके बाद ड्राइवर ने उनके लिए महंगी कार का दरवाजा खोल दिया और वो कार में बैठकर तरफ निकल गए। दूसरी तरफ वेटिंग एरिया में साहबजादा की जब नींद खुली तो उनका पर्सनल असिस्टेंट तिवारी उनके साथ खड़ा था। साहबजादा ने आंखें मलते हुए तिवारी से पूछा, तिवारी जी, मेरे पास वाली सीट पर कौन बैठा था? जी सर, मुझे नहीं पता पर मैं पता करवा सकता हूँ। इसके बाद रुककर तिवारी ने आगे कहा, आपका प्लेन रेडी है, क्या हम चल सकते हैं? साहबजादा ने हमें इशारा किया और वो रनवे की तरफ चलने लगे। तिवारी के साथ और साहबजादा के 6 पर्सनल बॉडीगार्ड उनके पीछे चलने लगे। जब साहबजादा 10 साल के थे तब से तिवारी उसके साथ था और वो उनके गुस्से से भली भांति परिचित थे। इसलिए उसे कौन सी बात कब कहनी है या कौन सी नहीं, ये उसे बड़े अच्छे से पता था। और इसीलिए साहबजादा से कोई भी बात करनी हो, तो वो तिवारी से होकर ही जाती थी। जब साहबजादा अपने जेट में जाकर बैठा तो उन्होंने तिवारी से दोबारा कहा, तिवारी जी, इससे पहले कि हम यहाँ से उड़ान भरे, मुझे पता करना है कि वो लड़की कौन थी। तिवारी जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो जेट से बाहर उतर गए। इसके बाद वो एयरपोर्ट की एक गाड़ी से स्टाफ से बात करने के लिए रवाना हो गए। साहबजादा प्लेन में अब उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं गुनगुन की कार एक्स लॉ फर्म के सामने आकर रुकी। बीकेसी में एक बड़ी इमारत थी जिसका नाम ही एक्स लॉ बिल्डिंग था। गुनगुन जब अपनी कार से उतरी तो उसका स्वागत करने लॉ फर्म के मालिक धीरेन्द्र मिश्रा खुद आए हुए थे। धीरेन्द्र मिश्रा दिखने में गोरे, कद में छोटे थे। उनके सफेद चमकते बाल उनकी पर्सोनलिटी को रोबदार बना रही थी। आपका स्वागत है, एम्स गुनगुन। गुनगुन ने स्माइल के साथ उनसे हाथ मिलाया और इसके बाद मिश्रा आगे बोले, माफी चाहूंगा आपको सीधे ऑफिस आना पड़ा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको जल्दी से एक ऑफिस टूर करवाना है, इसके बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। सर, इसमें माफी की क्या बात है? आप मुझसे सीनियर है, आपको जैसा ठीक लगे। वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा आराम काम से ही मिलता है। काम नहीं करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गुनगुन ने स्माइल करते हुए कहा। मिश्रा जी, गुनगुन और करीब 3 असिस्टेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसे और मिश्रा जी ने कहा, कल सुबह ही हमारी एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं आज आपको ऑफिस दिखाना चाहता था। गुनगुन ने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा, किस कंपनी के साथ मीटिंग है? उसके डॉक्यूमेंट आपको माधुरी दे देगी। मिश्रा ने माधुरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर माधुरी ने भी हाँ में सिर हिला दिया।
एक्स लॉ फर्म 8 फ्लोर की इमारत थी। जब मिश्रा 8वें फ्लोर पर गए तब गुनगुन की नजर एक बड़े से रूम पर गई, जिसकी खिड़की से दूर दूर तक समुंदर नजर आ रहा था। मिश्रा जी ने जब गुनगुन को देखा तो वो बोले, गुनगुन ये तुम्हारा ऑफिस है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। मिश्रा, माधुरी और गुनगुन कमरे में घुसे। पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था और उस कमरे में जैस्मिन की खुशबू महक रही थी। जैस्मिन की खुशबू? गुनगुन ने सवाल करते हुए पूछा। गुनगुन, आप नहीं जानती कि आपको इस लॉ फर्म का पार्ट बनाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। इसलिए अब जब आपने 10 फर्म्स में से हमारे फर्म को चुना है, तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि आपकी हर पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए वहां रखे नीले रंग के समुद्री शेल को हाथ लगाया, जो उसे पसंद थे। वो मन में सोचने लगी कि सचमुच एक्स लॉ फर्म ने उसके बारे में कई सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है। उसके पसंदीदा खुशबू से लेकर शेल, किताबें, फ्लावर्स, इंडो प्लांट्स, सब कुछ गुनगुन की पसंद का था। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, मैं इन सरप्राइजेस से बेहद खुश हूँ। इसके बाद माधुरी ने गुनगुन को डॉक्यूमेंट्स दिए। कुछ पल के लिए गुनगुन खिड़की से समुंदर को देखने में गुम हो गई। तभी मिश्रा जी ने कहा, आप थक गई होगी। क्वोट। गुनगुन अपनी सोच से बाहर आई और उसने कहा, आई एम सो सॉरी, ये ऑफिस बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सो मच। कुछ समय बातें करने के बाद गुनगुन अपने घर के लिए निकल गई। गुनगुन मुंबई में प्रगति के घर पर रुकी थी। प्रगति उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते ही गुनगुन ने उसे लॉ फर्म में मिले सरप्राइज के बारे में बताया। क्या बात है गुनगुन मैडम, इतने सरप्राइज और इतनी वैल्यू तो मुझे अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिली। प्रगति ने हंसते हुए कहा। गुनगुन ने सोफे पर गिरते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं, असली सरप्राइज तो मुझे एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में मिला। जब मैं सोकर उठी तो मेरी बगल वाली कुर्सी पर साहबजादा बैठा हुआ था। प्रगति की आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ देर तो वो कुछ बोली नहीं और फिर उसने कहा, क्या कहा उसने, बदतमीजी तो नहीं करी? गुनगुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, वो सो रहा था और इससे पहले कि वो उठता, मैं वहां से चली आई। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेले रहे हैं। किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा। मैं 5 साल बाद मुंबई आई हूँ और सबसे पहला इंसान जो मुझे मिला वो साहबजादा था। इस शहर के ऐसे सरप्राइज से तो मुझे डर लग रहा है। एक पल के लिए मुझे डाउट हो रहा है, क्या साहबजादा को खबर थी कि मैं कहाँ हूँ? या फिर इट वॉज जस्ट अ बिग कोइंसिडेंस। ये भी तो हो सकता है कि तुमने उसे नहीं देखा पर उसने तुम्हें देख लिया हो और तुम्हारे पास आकर सो गया। नहीं, मैंने अपने मुंह पर स्कार्फ लगा रखा था, मुझे एसी की हवा से छींके आती है। गुनगुन कहकर प्रगति के घर में घूमने लगी। उसका घर अमेजिंग और यूनिक चीजों की कलेक्शन से भरा हुआ था। वहां पर कई सारी अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी, जैसे पुराने डब्बे, सिक्के, बड़े बड़े पुरानी फिल्मों के पोस्टर। जब गुनगुन उसके कमरे की तरफ बढ़ी तब उसने देखा कि वहां लोहे से मोल्डेड हिरन, खरगोश और मोर बने थे। इन्हें देखते हुए गुनगुन ने कहा, प्रगति तुम्हारा घर घर नहीं, एक छोटा म्यूजियम है। इतनी सारी चीजें कहाँ से लाती हो? ये सब मेरी जान है, मेरी पिछले 15 सालों की इकट्ठा करी हुई चीजें हैं। प्रगति ने उसके साथ चलते हुए कहा। एक छोटा सा पत्थर उठाकर दिखाते हुए बोली, ये डायनासोर के एक्सिस्टेंस के पहले का स्टोन है, इसे मैंने अपनी यूरोप की ट्रिप पर खरीदा था। गुनगुन ने उसे छुआ और कहा, कितना अच्छा लगता है इसे छूना, एक भाव दौड़ जाता है आपके अंदर, जो आपके अस्तित्व की गाथा सुनाता हो। प्रगति के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने कहा, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपको आपके बीते हुए दर्दों की याद दिला देते हैं। उसका इशारा साहबजादा से था। गुनगुन ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब साहबजादा से, मैं उस दौर से अकेले निकली हूँ और अब जब मैं कुछ बन गई हूँ तो मुझे अकेले ही रहना है। वहीं एयरपोर्ट पर तिवारी जी जेट में वापस लौटे और साहबजादा को आकार उन्होंने बताया। साहबजादा उस सीट पर जो लेडी थी उनकी बुकिंग एक्स लॉ फर्म ने करवाई थी, इसलिए उनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आप कहें तो मैं सीक्रेट टीम से पता करने के लिए कहता हूँ। साहबजादा ने कुछ देर सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। सीक्रेट टीम साहबजादा की अपनी एक टीम थी जो उनके सारे सीक्रेट काम करती थी, जैसे किसी इंसान का पता लगाना, कंपनीज के सीक्रेट निकालना,
दूसरी कंपनीज में अपने लोगों को बड़ी पोजीशन पर बिठाना आदि काम। सर, क्या अब पायलट को चलने के लिए कहूं? तिवारी ने पसीना पोंछते हुए पूछा। नहीं, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। कार बुलाओ और दिल्ली वाली मीटिंग कैंसिल करो। मुझे मुंबई में कल एक जरूरी काम है, साहबजादा ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा। तिवारी ने अपने जूनियर को इशारा करा। उसने पायलट को इन्फॉर्म किया और बाहर एक महंगी शानदार कार आकर खड़ी हो गई, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ होगी। सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला और साहबजादा कार में बैठ गए। तिवारी दूसरे दरवाजे से अंदर बैठे और कार निकल गई।